हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अरोरा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डूंगर कॉलेज बीकानेर से। आज हम बात करेंगे फाइटोजियोग्राफी, इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल, अर्थात पादप भूगोल का परिचय और उसके प्रिंसिपल्स। व्हाट इज़ फाइटोजियोग्राफी? फाइटोजियोग्राफी क्या है? वास्तव में फाइटोजियोग्राफी दो शब्दों फाइटोन और जियोग्राफिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कि पादपों का पृथ्वी की सतह पर वितरण। इसे बॉटेनिकल जियोग्राफी भी कहा जाता है। यह बायोजियोग्राफी या जैव भूगोल की एक शाखा है, जिसमें हम यह पढ़ते हैं कि पादप जातियाँ किस प्रकार से अर्थ की सतह पर वितरित होती हैं और उनका अर्थ की सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं जो भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने दी हैं। कैम्पबेल 1926 ने कहा कि फाइटोजियोग्राफी मेन थीम ऑफ प्लांट जियोग्राफी इज टू discover the similarities and diversities in the plants and floras of the present and past found in widely separated parts of the earth। तो कैम्पबेल 1926 कहते हैं कि वास्तव में पादप भूगोल वह विषय है जिसमें हम पादपों के आज के और पहले के जो फ्लोराज हैं उनकी सिमिलरिटीज़ अर्थात समानताओं और डाइवर्सिटीज़ अर्थात विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। यह फ्लोरा अर्थ की सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में फैले होते हैं। वुल्फ 1943 states the phytogeography is the study of distribution of plant species in their habitats and elucidation of origin and history of development of floras। वुल्फ कहते हैं कि पादप भूगोल में हम पादपों के उनके आवास पर वितरण और इस बारे में अध्ययन करते हैं कि इस जगह पर, इस स्थान पर फ्लोरा का विकास किस प्रकार से हुआ होगा और उस जगह पर फ्लोरा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। क्रॉजिएट 1952 Phytogeography is the study of migration and evolution of plants in time and space। क्रॉजिएट 1952 ये कहते हैं कि फाइटोजियोग्राफी या पादप भूगोल वह विषय है जिसमें हम पादपों के स्थानांतरण और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, जो भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थानों पर होता रहा है और अभी भी चल रहा है। One of the subject's earliest proponents was Persian naturalist Alexander von Humboldt, who is often referred as the father of phytogeography। Von Humboldt advocated a quantitative approach to phytogeography that has characterized modern plant geography। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को पादप भूगोल का पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ फाइटोजियोग्राफी। वॉन हम्बोल्ट यह कहते हैं कि पादप भूगोल एक क्वांटिटेटिव अर्थात मात्रात्मक विषय है जिसमें हम आधुनिक प्रकार के पादप भूगोल का अध्ययन करते हैं। मेजर डिविजन्स ऑफ फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी के विभिन्न भाग। देयर आर टू मेजर डिविजन्स ऑफ फाइटोजियोग्राफी। पादप भूगोल को हम दो डिविजन्स में बांट सकते हैं, डेस्क्रिप्टिव और स्टैटिक फाइटोजियोग्राफी, इंटरप्रिटेटिव और डायनामिक फाइटोजियोग्राफी। डेस्क्रिप्टिव फाइटोजियोग्राफी ये क्या है? दिस डील्स विद द एक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरिस्टिक और वेजिटेशनल ग्रुप्स फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हम फ्लोरा या वनस्पतियों का या उनके समूहों का विश्व के विभिन्न भागों में
वास्तविक अध्ययन करते हैं, उनका वास्तविक डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं। अर्ली प्लांट जियोग्राफर्स डिस्क्राइब फ्लोराज एंड अटेम्प्टेड टू डिवाइड अर्थ इनटू फ्लोरिस्टिक एंड बोटेनिकल जोन्स। पहले के जो जियोग्राफर्स थे उन्होंने विभिन्न प्रकार के फ्लोराज के बारे में बताया या उन्हें संपादित किया और उन्होंने उस आधार पर पृथ्वी को विभिन्न वनस्पतिक क्षेत्रों में, विभिन्न फ्लोरिस्टिक जोन्स में बांटने का प्रयास भी किया। जैसे हिमालय में होने वाले पादपों के लिए हिमालयन जोन्स, वहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वहाँ का तापमान, एनवायरनमेंट, जो वहाँ का वातावरण है वो अलग प्रकार का होता है। इसी प्रकार डेजर्ट जोन बना दिया जहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशंस, वातावरणीय स्थितियाँ भिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। इंटरप्रेटिव और डायनामिक फाइटोजियोग्राफी, दिस डील्स विद द डायनामिक्स ऑफ माइग्रेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड फ्लोराज। हम डायनामिक फाइटोजियोग्राफी में पादपों के माइग्रेशन और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। इट एक्सप्लेन्स द रीज़न फॉर वेरिड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यह हमें बताता है कि पादप किस प्रकार से विश्व के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग स्थानों पर वितरित होते हैं। इट इज़ बॉर्डरलाइन साइंस इन्वॉल्विंग सिंथेसिस एंड integration of data and concepts from several specialized disciplines like ecology, physiology, genetics, taxonomy, evolution, paleontology and geology. डायनेमिक फाइटोजियोग्राफी में हम विज्ञान या पादप विज्ञान की अन्य शाखाओं जैसे इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन आदि से डाटा लेकर के भी हम उनका फाइटोजियोग्राफी में उपयोग करते हैं और एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रकार का अध्ययन जो है, विभिन्न शाखाओं का आपस में क्या तालमेल है, उनका एक दूसरे पर क्या प्रभाव है, उस आधार पर हम पादप भूगोल को या डायनामिक फाइटोजियोग्राफी का अध्ययन करते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि पादपों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जैविक और अजैविक कारकों से प्रभावित हो सकता है या होता है। प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, पादप वितरण बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी या पादप भूगोल का क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए? फाइटोजियोग्राफी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वेजिटेशनल टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड इन पास्ट एंड प्रेजेंट। पादप भूगोल हमें यह समझने में सहायता करता है कि इस विश्व में पहले और अब किस प्रकार की वनस्पति है। इट एक्सप्लेन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स ऑन द अर्थ। यह पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पादप समूहों के वितरण के बारे में हमें बताता है। इट गिव्स आइडिया अबाउट द सेंटर्स ऑफ ओरिजिन एंड माइग्रेशन ऑफ प्लांट। यह पादपों की उत्पत्ति और उनके माइग्रेशन के बारे में हमें स्पष्ट करता है। इट एक्सप्लेन्स वेरियस फैक्टर्स विच कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। यह हमें उन कारकों के बारे में भी बताता है जो पादपों के वितरण को नियंत्रित करते हैं। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द पास्ट क्लाइमेट ऑफ एन एरिया विच पोजेसेस ए डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट टूडे। यह उन क्षेत्रों के जलवायु को भी समझने में सहायता करता है जहाँ भूतकाल में, जहाँ पहले अलग प्रकार की जलवायु थी और आज अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो दोनों कालों में जलवायु के अंतर को समझने में सहायता करता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लांट विद ए लोकेलिटी। यह पादपों में किसी विशेष स्थान पर किस प्रकार से इवोल्यूशन होता है उसको समझने में भी सहायता करता है। लॉरेंस 1951 has suggested the following 13 modern principles of phytogeography which are classified into 4 groups. लॉरेंस 1951 ने पादप भूगोल के 13 नियमों का एनालिसिस किया, उसके बारे में बताया, जिन्हें हम 4 समूहों में बांट सकते हैं। प्रिंसिपल्स कंसर्निंग एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल्स
concerning plant responses, principle concerning the migration of floras and climaxes, principle concerning the perpetuation and evolution of floras and climaxes. तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स कंसर्निंग एनवायरनमेंट, वातावरण से संबंधित नियमों की बात कर देते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशन. पादपों का वितरण जलवायु अवस्थाओं पर निर्भर होता है. दूसरा नियम, देयर हैज़ बीन वेरिएशन इन क्लाइमेट ड्यूरिंग जियोलॉजिकल हिस्ट्री इन द पास्ट विच अफेक्टेड माइग्रेशन ऑफ प्लांट्स. जलवायु में भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न तापमान की, वर्षण की, आर्द्रता की अवस्थाएं रहती हैं. इस इतिहास को, इस जियोलॉजिकल हिस्ट्री को भी यहाँ पर हम यह किस प्रकार से पादपों के माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं या उनमें किस प्रकार से विभिन्नताएं आती हैं उसके बारे में भी बताते हैं. नंबर 3, the relation between land masses and seas have varied in the past. The large land masses splits up to form new land masses or continents, which separated and reoriented. Land bridges between continents acted as probable routes for migration of plant and animal species. The land bridges become submerged in sea with the passage of time, and the possibility for migration of plants and animals from one continent to another disappear forever. यहाँ पर हम यह देखते हैं कि जो हमारे स्थलीय भाग हैं और जो हमारे ओशंस हैं, सी हैं, समुद्र हैं, उनके पूर्व काल में भिन्न प्रकार के संबंध रहे हैं. पहले स्थल और ओशंस ये इस प्रकार व्यवस्थित थे कि पृथ्वी एक समान टुकड़े के रूप में जल के साथ दिखाई देती थी, समुद्रों के साथ दिखाई देती थी. लेकिन धीरे धीरे यह पृथ्वी का भाग कॉन्टिनेंट्स के अंदर डिवाइड होना शुरू हो गया और यह कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से पृथक होने शुरू हो गए. तो जब कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से पृथक होने शुरू हो गए तो उन पर उपस्थित पादप भी एक दूसरे से अलग होकर के एक दूसरे से दूर दूर वितरित हो गए. शुरू में तो इन कॉन्टिनेंट्स के बीच में आने जाने के लिए एक पुल के समान कुछ भाग उपस्थित होता था, जिससे होकर के पादप जातियां और एनिमल जातियां एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जा सकती थी. लेकिन अब यह बीच के जो पुल हैं, जो बीच के इनको जोड़ने वाले स्थलीय भाग हैं, वो भी समुद्रों में डूब गए हैं, जिससे इनका माइग्रेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के लिए बिल्कुल रुक गया है या अब नहीं हो सकता. अगर आप हमारे विश्व के नक्शे का ध्यान करें तो हम देखते हैं कि मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया हमारे नक्शे में बिल्कुल नीचे हमारे दाहिने हाथ की तरफ एक कोने पर पाया जाता है. तो ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी ऐसी जातियां हैं पादपों की और जंतुओं की जो किसी दूसरे कॉन्टिनेंट जैसे एशिया है, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, जैसे अफ्रीका है, जैसे साउथ अमेरिका है, या हम कह सकते हैं कि विश्व के दूसरे जो भाग हैं वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि यह जातियाँ बीच में एक बहुत बड़ा समुद्री भाग होने के कारण से ऑस्ट्रेलिया से दूसरे स्थानों पर वितरित नहीं हो सकती हैं. चौथा नियम क्या कहता है? ये हमें बताता है कि मैदानी भागों की और पर्वतीय भागों की जो मृदा की अवस्था होती है वो भी वनस्पति के वितरण को प्रभावित करती है. किसी स्थान पर मृदा अगर सामान्य है तो वहाँ पर मीजोफाइटिक समोद्भिद प्रकार के पादप हो जाते हैं. कहीं पर मृदा क्षारीय होती है तो वहाँ पर हेलोफाइट्स लवणोद्भिद प्रकार की वनस्पति उपस्थित हो जाती है. तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की एडाफिक कंडीशंस या विभिन्न प्रकार की मृदीय अवस्थाएं वनस्पति के वितरण को प्रभावित
करती हैं। आप फसल के रूप में भी देख सकते हैं इसको कि कुछ फसलें हमारे भारत के कुछ विशेष राज्यों में ही होती हैं। जैसे चावल है, ये साउथ इंडिया वाले भागों के अंदर, हमारे दक्षिणी भारत के अंदर अधिक उगाया जाता है, जबकि हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, जो हमारे उत्तरी राज्य हैं, उनके वहाँ पर हम गेहूं की, वहाँ पर हम गन्ने की, शुगर केन की, या वहाँ पर हम कह सकते हैं कि कॉटन की हम विभिन्न प्रकार की फसलों को देख सकते हैं। तो ये यूजुअली सामान्यतः क्या होता है कि मृदा के प्रकार में परिवर्तन होने से हम वनस्पति के प्रकार में भी हम क्या देख सकते हैं, परिवर्तन देख सकते हैं। पांचवा प्रिंसिपल, बायोटिक फैक्टर्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट स्पीसीज। जो जैविक कारक हैं वो भी पादपों के वितरण के अंदर सहायता करते हैं और एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। मान लीजिए मनुष्य है, तो मनुष्य क्या करता है कि वो पादपों के बीज को एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक देश से दूसरे देश के अंदर ले जाते हैं और जहाँ पर इन्हें उगाया जाता है। ऐसे पादप जो पहले उन स्थानों पर नहीं होते वहाँ पर वो वितरित हो जाते हैं। इसी प्रकार बहुत सी पादप जातियाँ जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब स्थायी रूप से स्थापित हो जाती हैं, तो यह जंतु जातियां अपने साथ पादपों के बीजों को भी ले जाती हैं, जो इनके शरीर की सतह पर बालों में, फर में चिपक जाते हैं, बीज इत्यादि प्रोपेग्यूल्स ऑफ द प्लांट्स, और इनके साथ ही वो दूर दूर वितरित हो जाते हैं। छठा नियम, द एनवायरमेंट इज holocentric, that is all environmental factors have combined effects on the vegetation of a place. एली एंड पैंक 1939। एली और पैंक ये कहते हैं कि जो पर्यावरण है वो एक समग्र प्रकार से समस्त कारकों का एक इकट्ठा प्रभाव होता है, अर्थात उसमें जलवायु भी शामिल है, उसमें मृदीय कारक भी शामिल होते हैं, उसमें स्थलाकृतियाँ भी शामिल होती हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर भी उसमें सम्मिलित होते हैं। तो वो किसी स्थान की वनस्पति को समान रूप से प्रभावित कर सकते हैं। किसी एक स्पेशल कारक के होने से हम ये नहीं कह सकते कि उस स्थान पर वो वनस्पति वहाँ उगेगी या नहीं उगेगी। तो यह एक विभिन्न कारकों का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है जो स्थान विशेष की वनस्पति को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रिंसिपल की, जिसमें तीन प्रिंसिपल्स को सम्मिलित किया गया है। तो पहला प्रिंसिपल जो एनवायरनमेंट से संबंधित था, दूसरा ये प्रिंसिपल जो है वो पादपों के रेस्पॉन्स, पादप किस प्रकार से वातावरण को रेस्पॉन्स करते हैं उसके बारे में है। इसमें तीन प्रिंसिपल सम्मिलित किए गए हैं। प्रिंसिपल 7, रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज लिमिटेड बाय देयर टॉलरेंस। ईच प्लांट स्पीसीज हैज ए रेंज ऑफ climatic and edaphic conditions. Therefore, tolerance of a large taxon is the sum of tolerance of its constituent species. तो पादप किस प्रकार से वातावरण से प्रभावित होंगे, या वातावरण की या क्लाइमेट, जलवायु की विभिन्न अवस्थाएं किस प्रकार से पादप को प्रभावित करेंगी, ये पादप की सहनशीलता पर निर्भर करता है। कुछ पादप गर्म अवस्थाओं में, गर्मी वाले स्थानों पर आसानी से ग्रो करते हैं, कुछ पादप ठंड वाले स्थानों पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो तापमान में भिन्नता, पादप कितने तापमान को सह सकता है, इस प्रकार ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पादप किस स्थान विशेष पर ग्रो कर सकता है या वहाँ वो वनस्पति विकसित हो सकती है। कम तापमान पर उगने वाले पादप जो होते हैं वो पहाड़ों की ऊंचाई पर मिल सकते हैं जहाँ तापमान कम होता है। वो हमें ट्रॉपिकल क्षेत्रों की बजाय हमें टेम्परेट भागों के अंदर, शीतोष्ण प्रदेशों के अंदर या एल्पाइन क्षेत्रों के अंदर हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से पादपों की जो सहन शक्ति होती है, वातावरण के प्रति जो उनका रेस्पॉन्स होता है, वो किसी भी स्थान पर विकसित होने वाली वनस्पति को प्रभावित करता है, या जलवायुवीय कारक जो होते हैं वो
किस प्रकार से किसी स्थान की वनस्पति को प्रभावित करेंगे, ये पादपों की सहनशीलता पर निर्भर करेगा। 8वां नियम, टॉलरेंस हैव ए जेनेटिक बेसिस। द रेस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू एनवायरनमेंट इज गवर्न्ड बाय देयर genetic makeup. Many of the crops through breeding and genetic changes have been made to grow in wider range of environmental conditions. In nature, hybrid plants have been found to have wide range of tolerance than their parents. तो अब पादपों की जो सहनशीलता है वो वास्तव के अंदर किसी पादप के अंदर उसके जनकों से आती है, वो हेरिडिटी से, वो जेनेटिकली इंड्यूस होती है। तो हम कह सकते हैं कि कभी कभी जब प्लांट आपस के अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो दोनों तरह के पेरेंट्स अर्थात माता और पिता, फादर एंड मदर, दोनों तरह के पादपों के जो लक्षण होते हैं और वो नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर अगली पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं। और ऐसा देखने में आया है कि जो संकर पादप होते हैं, जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं, दो भिन्न प्रकार की अवस्थाओं वाले पादपों के रिप्रोडक्शन से बनते हैं। ऐसे संकर पादप अपने जनकों की अपेक्षा अधिक प्रकार के जलवायुवी अवस्थाओं को सहने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हाइब्रिड प्लांट है, संकर पादप हैं, वो किसी भी स्थान पर दूर दूर तक वितरित हो सकते हैं, अर्थात वो कम तापमान वाले क्षेत्रों के पास भी पाए जा सकते हैं और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों के पास भी हमें मिल जाते हैं। आगे हम पादपों के वितरण की बात करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कुछ पादप कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात वो पृथ्वी के लगभग सभी भागों के अंदर वितरित होते हैं, तो वहाँ हमें मिल जाते हैं। जबकि कुछ पादप बिल्कुल एंडेमिक होते हैं, वो कुछ स्थान विशेष पर ही मिलते हैं, क्योंकि उनके सहने की जो क्षमता होती है वो बस उसी प्रकार के जलवायुवीय कारकों की होती है जो स्थान विशेष पर हमें मिलते हैं। 9वां नियम, डिफरेंट ऑन्टोजेनेटिक फेजेस हैव डिफरेंट टॉलरेंसेस। डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ प्लांट शो डिफरेंट डिग्री ऑफ टॉलरेंस। एज फॉर एग्जांपल, सीड एंड मैच्योर प्लांट्स आर मोर टॉलरेंट टू टेम्परेचर एंड मॉइस्चर वेरिएशंस देन देयर सीडलिंग्स। तो हम ये कह सकते हैं कि पादप जब वृद्धि करता है तो उसके जलवायुवीय कारकों को सहने की क्षमता भी वृद्धि के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे हम कह सकते हैं कि बीज और जो पूरी तरह से विकसित पादप एडल्ट प्लांट्स हैं, जो वयस्क पादप हैं, वो विभिन्न प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन को सह सकते हैं, बजाय सीडलिंग्स के। सीडलिंग्स बहुत नाजुक होते हैं, वो उनको ग्रो करने के लिए निश्चित तापमान, निश्चित प्रकार के वर्षण, निश्चित प्रकार की आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसी तरह पादपों में जब फ्रूट्स बनते हैं, जब उनमें पुष्प आते हैं, तो उन्हें विशेष प्रकार के तापमान या विशेष प्रकार की आर्द्रता या विशेष प्रकार की वर्षण स्थितियों की आवश्यकता होती है। तीसरा ग्रुप या तीसरा समूह नियमों का, इसमें 2 नियम शामिल हैं। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल कंसर्निंग द माइग्रेशन ऑफ फ्लोराज एंड क्लाइमेक्सिस। इसमें 10वां नियम, लार्ज स्केल माइग्रेशन हैव टेकन प्लेस। द फॉसिल्स एंड पैलियोलॉजिकल एविडेंसेस रिवील दैट लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग मीसोजोइक ईरा एंड टर्शियरी पीरियड्स। हमें जो खुदाई के अंदर जो हमें पुराने जीवाश्म मिलते हैं, उनको देखने से हमें पता चलता है कि पास्ट में पादप और जंतु जातियों का बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर वितरित हुए हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के स्थापित हुए हैं। विशेषतः मीसोजोइक ईरा में और टर्शियरी पीरियड्स जो थे, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार, उनमें इन पादपों का माइग्रेशन या इन जंतु जातियों का माइग्रेशन अधिक देखा गया है। 11वां नियम, माइग्रेशन रिजल्टेड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट। इन द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन प्लांट्स आर डिस्पर्स्ड टू न्यू हैबिटेट्स थ्रू देयर प्रोपेग्यूल सच एज स्पोर्स, सीड्स, bulbils, and they are established if environmental conditions are favorable. Plants grow and reproduce
देयर एंड प्रोजेनी परपेचुएट्स थ्रू इकोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स। जो माइग्रेशन है, जो पादपों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, वो तभी सफल माना जाता है जब पादप उस स्थान पर जाकर के स्थापित हो जाते हैं, उस स्थान पर रिप्रोडक्शन प्रारंभ कर देते हैं और उनकी जो अगली पीढ़ी होती है वो वहाँ स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। तो पादप एक स्थान से या एक प्रकार के आवास से दूसरे प्रकार के आवास में स्थानांतरित कैसे होते हैं, माइग्रेट कैसे होते हैं, या हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। वो अपने बीजों की सहायता से, वो अपने प्रोपेग्यूल की सहायता से, वो बल्बिल्स की सहायता से, अर्थात वो अपने रिप्रोडक्शन के समय बनने वाले विभिन्न प्रकार के जो अवस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्रोपेग्यूल्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो स्पोर्स हैं, बीजाणु हैं, उनके सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। बीज हवा से उड़ करके पहुंच सकते हैं। बीजों के ऊपर विभिन्न प्रकार के हेयर के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जो आसानी से इनको वायु के द्वारा बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। ऐसे ही कुछ जो फल होते हैं उनके सतह पर कांटे पाए जाते हैं। वो कांटे वहाँ से निकलने वाले पशुओं की फर पर, उनके खुरों में चिपक जाते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। चौथा समूह, नियमों का यह समूह कंसर्निंग द परपेटुएटेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ फ्लोराज एंड क्लाइमेक्सेस। यह परपेटुएटेशन और इवोल्यूशन से संबंधित नियम है। इसमें भी दो नियम शामिल हैं। परपेटुएटेशन depends first upon migration and secondly upon the ability of species to transmit the favorable variation to the progeny। 13वां नियम क्या कहता है? Evolution of floras and climaxes depend upon migration, evolution of species and environmental selection। किसी भी स्थान पर अगर पादप एक आवास से दूसरे आवास की तरफ अगर वो स्थानांतरित होते हैं, वितरित होते हैं, तो वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वहाँ पर अवस्थाएं उनके लिए अनुकूल हैं कि नहीं हैं। यह पादपों के वहाँ पर स्थायी रूप से स्थापित होने को प्रभावित करता है। जो फ्लोराज हैं उनके जो इवोल्यूशंस हैं, अर्थात एक प्रकार की वनस्पति से दूसरे प्रकार की वनस्पति का विकास होना और अंततः एक निश्चित प्रकार की वनस्पति का, क्लाइमैक्स प्रकार की कम्युनिटीज़ का, क्लाइमैक्स प्रकार की वेजिटेशन का वहाँ पर स्थापित हो जाना एनवायरमेंटल कंडीशंस पर निर्भर करता है और साथ के साथ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज पर भी वो निर्भर करता है। थैंक यू सो मच।